गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता वे आँखें की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। इस कविता में कवि ने एक किसान के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन किया है कि किस प्रकार उसे जो महाजन है और जमींदार है उनका शोषण का शिकार होना पड़ता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश से प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से ली गई हैं और इन पंक्तियों के कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने एक भारतीय किसान की दयनीय पीड़ा का वर्णन किया है और कवि ने किसान की आंखों में झांकते हुए उसकी पीड़ा को अनुभव करते हुए ये शब्द लिखे हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा का मतलब गुफा, सरीखी मतलब समान, उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि जो किसान है उसकी आंखें उस गुफा के अंधकार के समान है जिनको देखकर डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है कि उसी प्रकार किसान की जो शून्य जो आँखें हैं उन आँखों को देखने से मन डर जाता है, मन भयभीत हो जाता है। भरा दूर तक दारुण। और कवि कहता है कि उस कवि की जो आँखें हैं उस गुफा के समान है जिसके अंदर दारुण का मतलब क्या है? दारुण का मतलब है कि भयानक, कि उन आँखों में जो एक भयानक दर्द है जो कवि को दिखाई दे रहा है, उस दर्द और उसकी जो निराशा है, कवि ने उन आँखों में स्पष्ट उस निराशा को देखा है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। और कवि कहता है कि कवि की आँखों में दुख के सिवाय, पीड़ा के सिवाय, शोषण के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। और कवि की उन आँखों में गरीबी का दुख और उससे उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है। नीरव रोदन, नीरव का मौन, रोदन मतलब रोना, मौन रोना समाया हुआ है। मतलब वो रो नहीं रहा लेकिन उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मन ही मन अपने दिल के अंदर रो रहा हो, क्योंकि जो किसान है वो महाजन के द्वारा, जमींदारों के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। विशेष देखिए इन पंक्तियों का कि कवि ने किसान की आंखों में झांकती जो पीड़ा है, निराशा है, जो दर्द है, उसका सजीव वर्णन किया है इन पंक्तियों में। किसान के हृदय का भी यहाँ पे सजीव वर्णन किया गया है और यहाँ पर स्वार्थी जो संसार है उसका भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। दारुण दैन्य दुख नीरव रोदन स्वाधीन किसान संसार आदि में अनुप्रास अलंकार है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का यहाँ पे वर्णन हुआ है और जो भाषा है भाव के अनुकूल है, प्रसंगानुकूल है। सेकंड पैरा देखिए, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश भय खिसका। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कवि की जो आँखें हैं, कवि की आँखों में वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में, कि जो किसान है वह स्वाभिमान से भरा हुआ है, उसकी आंखों में अब भी अभिमान नजर आ रहा है। छोड़ उसे मझधारा संसार का गाज सदृश भय खिसका। कवि कहता है कि उन आंखों में भारतीय किसान जो है वो कभी स्वावलंबी हुआ करता था, उन आंखों में आज भी अभिमान भरा हुआ है और उनकी आंखों में आज भी जो अभिमान है वो झलकता है। छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश भय खिसका। कवि कहता है कि किसान की समाज में मान मर्यादा थी किंतु आज उसका वह गर्व उसे मझधार में छोड़ उसे मझधार में आज उसे बीच में ही छोड़कर चला गया है। संसार का गर सदृश भय खिसका। जिस प्रकार कोई रेतीला किनारा, कगार मतलब किनारा, कोई रेतीला जो किनारा है वो टूटकर
खिसक गया हो, नदी में बह गया हो। और कवि कहता है कि संसार के लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। विशेष देखिए, कवि ने किसान की आंखों में झांकती पीड़ा और निराशा का यहाँ वर्णन किया है। यहाँ पे स्वार्थी संसार कगार में उपमा दी गई है। यहाँ पे संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा भावानुकूल, प्रसंगानुकूल और सरल सहज भाषा का यहाँ पे सुंदर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पैरा देखिए, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। दृगों का मतलब होता है यहाँ पे नेत्र, जो द्रुग है दृगों का मतलब क्या होता है, नेत्रों। बेदखल जिसको अलग कर दिया गया हो, जिसकी हिस्सेदारी से जिसको अलग कर दिया गया हो। और त्रिन त्रिन का मतलब है तिनका तिनका। कारकुन का मतलब जमींदार के कारिंदे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कवि ने किसान की जो दयनीय दशा है उस दशा का यहाँ पे उल्लेख किया है। और कवि कहता है कि जो किसान है लहराते हुए खेत दृगों में, अपने लहराते हुए खेतों के चित्र को वो अपनी आँखों में सजाए हुए, दृग मतलब अपनी आँखों में सजाए हुआ है, वह बेदखल वह अब जिनसे, लेकिन आज वो उनसे बेदखल कर दिया गया है। उसके खेत जो हैं, जो महाजन है, जो जमींदार है, उन्हें छीन लिए हैं, अर्थात उसके जो खेत हैं अब उसके खेत नहीं है। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से। कवि कहता है कि लहराते हुए खेतों में जो खड़ी फसलें हैं, खड़ी फसलों के तिनके में जो किसान है स्वयं के जीवन की हरियाली उनमें झलकती थी। कहने का भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहता है कि लहराते खेत ही किसान के जीवन के विकास एवं उसकी खुशी का मुख्य आधार थे। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। और कवि कहता है कि किसान का जो बेटा उसकी जो आंखों का तारा था, जो उसकी आंखों में हर पल घूमता रहता था, जिससे किसान बहुत प्यार करता, आंखों का तारा बहुत प्यारा, वह उसकी आंखों का तारा जिसे वे बहुत प्यार करता था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। लेकिन जो जमींदार है, जमींदार के जो निर्दयी जो कारकुन है, जो कारिंदे हैं, उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर किसान के बेटे को मार डाला। लेकिन जो किसान है आज भी उसकी आंखों में, उसकी सोनी आंखों में अपने बेटे की जो एक छवि है, अपने मृतक बेटे की जो छवि है, आज भी वो घूम रही है और अपने बेटे को आज भी किसान याद करता है। और ये जो दुख है उसकी आंखों में स्पष्ट देखा जा सकता है। इसे देखिए, यहाँ पे किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। और जो जमींदार है, जमींदारों के अत्याचारों का भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का सफल प्रयोग किया गया है। त्रिन त्रिन में पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आया है तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आँखों का तारा ये एक मुहावरा है, आँखों का तारा मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। और इसमें खड़ी साहित्यिक बोली का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पैरा देखिए स्टूडेंट्स, बिका दिया घर दवार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह के आंखों में चुभती वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी। कवि कहता है कि जो महाजन है, महाजन ब्याज पर रुपये देने वाला ग्रामीणों का बनिया होता है, उसको महाजन कहते हैं। ठीक है, कि उस महाजन ने अपना ऋण और उस पर लगाए गए ब्याज की रकम को उगाने के लिए ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह के आंखों में चुभती वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी। कवि कहता है कि किसान
का जो ब्याज था वो जो महाजन उसने कौड़ी कौड़ी करके उसका सारा ब्याज उसने निकाल लिया, एक कौड़ी भी किसान के पास नहीं छोड़ी। और उसकी जो बल्दों की जोड़ी थी, कुर को ही बर्दों की जोड़ी, बर्द का मतलब बलद। और कवि कहता है कि उसके जो बलद थे, किसान के जीविका के जो एकमात्र जो साधन थे, उन सुंदर बैलों की जोड़ी को भी, कुर्क का मतलब होता है नीलाम, उन बलदों की जोड़ी को भी किसान के जो जीविका की जो सहारे थे उनको भी नीलाम कर दिया। और किसान जब अपने नीलाम होते हुए बलदों की जो जोड़ी है उसको देखता रहा। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। कवि कहता है कि किसान की एक सफ़ेद गाय है, उजरी किसान की गाय का नाम है। उजरी उसके सिवा, कि उजरी उस किसान के सिवाय किसी को भी अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती। यह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि कहता है कि किसान उस गाय को याद करता है और उसके प्रति उसके मन में जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो भी कवि जो किसान उसके मन में अब भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उजड़ गई सुख की खेती, लेकिन किसान का वह जो सुख में संसार था वो उजड़ गया, किंतु उसे अपने सुखी जीवन की याद अब भी सताती है। उसे बार बार वो यादें आती हैं और उसे याद करके किसान का जो हृदय है वो पीड़ा से भर जाता है। विशेष देखिए, यहाँ पर कवि ने किसान के अत्याचारों का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। किसान का घर, बैल, गाय और उसकी सारी जो संपत्ति है, जो उसका जीवन का आधार है, उनके बिक जाने पर किसान का जो जीवन है वो व्यर्थ हो गया है। इस तथ्य को भी यहाँ पे बताया गया है, प्रकट किया गया है। आँखों में चुभना, ये मुहावरा है, बहुत ही सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पे सुंदर प्रयोग किया गया है। कुर्क बर्दों की जोड़ी जैसे लोक भाषा के शब्दों का यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पैरा देखिए। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती है भर देख रेख के बिना, दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। कवि कहता है कि बिना दवाई के, दर्पण के, बिना दवाई के, घरनी का मतलब है यहाँ पे पत्नी, स्वर्ग चल बसी, वो मर गई, स्वर्ग चल बसी, आंखें आती भर। और कवि कहता है कि जब वो अपनी बीमार पत्नी का इलाज नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, इसके अभाव में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। और ये जब किसान सोचता है तो उसकी आंखें भर आती हैं देख रेख के बिना। और उसकी जो छोटी सी दूध मुही बच्ची जो अभी दूध ही पीती थी, बिना माँ की देख रेख के बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और उसकी माँ के मरने के पश्चात उस छोटी सी बिटिया ने, उस बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। यहाँ पे कवि ने किसान की ऐसी दयनीय परिस्थितियों में का वर्णन किया गया है जिसको कवि बार बार बता रहा है। और किसान कह रहा है कि जब भी वो इन बातों को याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, वो यादें रह रहकर उसे सताती रहती हैं। घर में विधवा रही पतेहू, पतेहू का मतलब बेटे की पत्नी। और कवि कहता है कि घर में जो बेटे की पत्नी है, जवान बेटे की मृत्यु के पश्चात उसकी जो विधवा थी, उसकी बहू विधवा हो गई थी, उसकी जो विधवा थी वो बहू रह गई थी, जो कहने को तो घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। कहते कहने को तो घर की लक्ष्मी थी लेकिन यद्यपि पति घातिन, लेकिन वो पति को मारने वाली थी, पति के प्राणों का हनन करने वाली थी। इन पंक्तियों का तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहता है कवि कि हमारे जो समाज है विधवाओं को पति की हत्यारिन कहकर उनका अपमान करता है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि कहता है कि किसान की पुत्र वधू भी विधवा होने का यह कलंक झेल न सकी। और एक दिन जो कोतवाल है, जो पुलिस वाला है, उसके अन्यायों की जो चरम सीमा है वो समाप्त हो गई थी, क्योंकि वो उसकी पुत्र वधू पर बहुत ही बुरी नज़र रखता था। और एक दिन उसने, कोतवाल ने, उस पुलिस वाले ने उसको पकड़
बुलवा लिया, पकड़वा कर अपने पास बुलवा लिया, और वह इस कलंक को सहन नहीं कर पाई, डूब कुएं में मरी एक दिन, और वह कुएं में कूद कर एक दिन मर गई। यहाँ पर किसान की गरीबी और उसकी विवशता का बहुत ही सुंदर करुणाजनक यहाँ पे वर्णन किया गया है, और बिना इलाज के पत्नी का मरना और छोटी सी नन्ही बच्ची का भी चल बसना हृदय को यहाँ पे दहला देता है। करुण रस की यहाँ पे अभिव्यक्ति हुई है। करुण रस कहाँ पे होता है? जहाँ पे मार्मिक वर्णन, दिल को छूने वाला वर्णन होता है। और किसी नारी को कुएं में डूब मरने के लिए विवश करना भी उसके प्रति अत्याचार करना है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। घरनी, पतेहू, लक्ष्मी आदि जो ग्रामीण शब्द हैं, ग्रामीण शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा भावानुकूल और प्रसंग के अनुकूल भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पैरा देखिए। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लेटते फटती जाती। कवि कहता है कि पैर की जूती मुहावरे का प्रयोग है। यहाँ पे तुच्छ वस्तु के लिए पैर की जूती का प्रयोग किया गया है, और जोरू का मतलब यहाँ पे पत्नी से लिया गया है। ठीक है, कवि कहता है कि मेरी पत्नी मरी तो मरी। खैर वो तो पैर की जूती के समान थी, तुच्छ वस्तु कवि ने यहाँ पे कहा है। मनुष्य चाहे तो एक जूती फटने पर उसको त्याग देता है, लेकिन वो दूसरी जूती पहन लेता है। न सही एक दूसरी आती, कि दूसरी आ जाएगी कोई बात नहीं, पर जवान लड़के की सुध कर। लेकिन मेरा जो जवान लड़का था, किसान का जो जवान लड़का था, वो महाजन के अत्याचारों से मार दिया गया था। और कवि कहता है कि किसान को जब अपने बेटे की याद आती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, और किसान अपने बेटे को बार बार याद करता है। और कवि कहता है उन दुखों को याद करके किसान की छाती पर सांप से लेटने लग जाते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, तुरंत सुनने में गढ़ व चितवन तीखी नोक से दृश्य बन जाती। कवि कहता है कि अपने पिछले दुख की जो अच्छी सुख की जो यादें हैं, जब कवि कहता है कि जब किसान उनको याद करता है तो एक पल के लिए कवि की आंखों में एक सुंदर चमक आ जाती है, क्षण भर एक पल के लिए आ जाती है, तुरंत सुनने में वह गढ़ चितवन। लेकिन कुछ समय बाद जब उसे अपने एक एक के मरने की जो यादें आती हैं, जब उसका पत्नी मर गई, फिर उसके बाद उसकी बेटी मर गई, उसका जवान बेटा मारा गया, जब इनको वो याद करता है, जब इन सभी की यादें उसको सताती हैं, तो उसकी जो आंखें हैं निराश पड़ जाती हैं। और कवि कहता है कि उसकी जो दृष्टि तुरंत सुनने, उसकी जो दृष्टि है सुनने में गड़ी रह जाती, गड़ना मतलब गड़ी रह जाती है, वह चितवंती की नोक सदृश्य बन जाती, और उसके लिए वह अपने परिवारजनों की स्मृति जो है अत्यंत दुखदायी बनती ही। नो मतलब बहुत ज़्यादा दुखदायी, सदृश्य मतलब समान बनना, बहुत ही दुख के समान वो स्थिति बन जाती है। यहाँ पर किसान के नारी जाति के प्रति जो हीनता की भावना है इसका वर्णन किया गया है, और किसान के दुख का यहाँ पे सजीव वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। छोटे छोटे शब्दों से जो भाषा है वो बहुत ही प्रभावमयी बन गई है। शब्द चयन भी बहुत ही सुंदर है। थैंक स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।